हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। तो क्या करना है ये तो आपको सभी लोग बताते हैं, बट मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है ये काफ़ी कम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही टॉप 10 मिस्टेक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हवा में कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे बारे में यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिस्टेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होना आपकी प्रिपरेशन का। देखिए यूपीएससी एक बहुत ही डिमांडिंग एग्ज़ाम है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और एफर्ट और पैसे भी इसमें लगते हैं इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। तो इसमें अगर आपके पास एक प्रॉपर रीज़न नहीं है कि आप इसकी तैयारी में क्यों आए हो, ये रीज़न ऐसा फालतू का इंटरव्यू में देने वाला रीज़न नहीं होना चाहिए कि मुझे देश की सेवा करनी है या फिर मुझे बहुत इज्जत चाहिए। ये सब आपका पर्सनल रीज़न होना चाहिए कि आपको इसमें क्यों आना है। हो सकता है आपको बहुत पावर चाहिए, बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एक प्रॉपर रीज़न आपके पास होना चाहिए, या एक से ज़्यादा भी हो तो और भी बेहतरीन है। तो एक रीज़न आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बिना रीज़न के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप डीमोटिवेट होगे तो उस टाइम पे आपको उठाने वाला ये रीज़न ही होता है, ताकि आप कंसिस्टेंट बने रह पाओ। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर रीज़न होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि ऑप्शनल वो सही से सेलेक्ट नहीं करते। देखिए ज़्यादातर लोगों का तो यही होता है कि पहले बार में प्री निकल जाए, ऑप्शनल मेंस बाद में देखा जाएगा। बट ऑप्शनल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि कुछ ऑप्शनल होते हैं जिसके अंदर स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा आपके बनते हैं। साथ ही साथ ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में थोड़ा जा करके पढ़ना होता है। तो इन जनरल आप टॉपर्स को देख करके इधर उधर से, या किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, किसके ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, इस तरह से करके सही तरीके लगा करके ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट करते। इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करेंगे, वो ये है कि आंसर राइटिंग वो लोग नहीं करते, और करते भी हैं तो एक्सटर्नल फीडबैक नहीं लेते। वो खुद से अपना हमेशा सेल्फ इवैल्यूएशन ही करते रहते हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि सेल्फ इवैल्यूएशन से कभी आपके आंसर्स इंप्रूव नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। मतलब हो सकता है उसमें 1%, 0.5% का इंप्रूवमेंट तो ज़रूर आ जाए, लेकिन जो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है कि एक साथ 10%, 20% का इंप्रूवमेंट हो गया रातों रात, वो वाला इंप्रूवमेंट आपका नहीं हो पाएगा, और कभी भी आप भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे अगर आप एक्सटर्नल फीडबैक नहीं लेते। अब एक्सटर्नल फीडबैक किसी भी नोन व्यक्ति का होना चाहिए। नोन व्यक्ति में कौन है? सबसे पहले होते हैं आपके पीयर्स, जो सीरियस कैंडिडेट्स आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। सीरियस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई और बंदा जो है वो एसएससी रेलवे की तैयारी करता है, आप उससे फीडबैक ले रहे हो, वो आपको वैसा कभी जेन्युइन फीडबैक नहीं दे पाएगा जैसा कि आपका यूपीएससी के अंदर रिक्वायर्ड होता है आंसर राइटिंग के लिए। तो इसके लिए आपको पीयर्स ऐसे जो पढ़ने लिखने के लिए आए हैं उनसे आपको थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहिए। साथ ही आप टीचर्स की फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपने पेड टेस्ट सीरीज लिया तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पेड टेस्ट सीरीज नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जिनके अंदर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप अपना आंसर्स डालोगे तो आपको फीडबैक भी मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप फीडबैक ले सकते हो। बस कुछ भी करके एक्सटर्नल फीडबैक लेना चाहिए। चौथी मिस्टेक जो है वो सीसैट को लाइटली लेना। बहुत बड़ी बात है आजकल के डेट में। सीसैट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। इस बार के प्री में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर सीसैट बना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 100+ का स्कोर ले रहे थे आराम से, सारे आंसर कीज में उनके मार्क्स 100 के ऊपर थे, बट सीसैट वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे। तो आप समझ लो कि सीसैट में सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना होता है, और ये भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको सीरियसली इसको लेना है, हल्के में लेकर के आप नहीं जाओगे, क्योंकि अब जो है मैथ्स बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो इसलिए आप सीसैट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लोगे। एटलीस्ट आप जनवरी से इसको धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दोगे, इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। सीसैट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करेंगे वो ये है कि प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं करते। देखो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आपको इसका जवाब मिलना चाहिए कि क्या आपको चाहिए कि सिर्फ प्री निकल जाए और मोहल्ले पड़ोस वाले में आपका नाम हो जाए। तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। मैंने निकाल के बैठा हुआ हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनल आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप प्री भी निकालो, मेंस भी निकालो, और मेंस में ही इंटरव्यू भी इंक्लूडेड होता है। तो जब सारी चीज़ निकाल करके रैंक लिस्ट में आपका नाम आए, ये आपको एम होना चाहिए। एम तो वैसे बहुत बड़ा रखो कि अच्छी रैंक आए, सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट आपका लिस्ट में नाम आए, इतना तो आपको एम होना ही चाहिए। और अगर आपको वो चाहिए तो आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, दोनों को साथ में पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के सिलेबस में बहुत बड़ा ओवरलैप है। बस ये प्री जो है वो एमसीक्यू लेवल का पूछता है और ये डिस्क्रिप्टिव का पूछता है, डिस्क्रिप्टिव लेवल का। तो आपको इंटीग्रेटिव प्रिपरेशन करनी है। ये वाला माइंडसेट कभी नहीं रखना कि पहले मैं प्री क्वालीफाई कर लेता हूँ पहले अटेम्प्ट में, और उसके बाद फिर मैं अगली बार मेंस का देखूंगा। ये कभी नहीं होता, क्योंकि पहली बार आप प्री क्वालीफाई भी कर लोगे, लेकिन अगली बार फिर से प्री क्वालीफाई करना उतना ही मुश्किल होता है। इसमें कुछ भी घट नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया, बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो गया प्री का लेवल भी। तो इसलिए आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, और लास्ट का एटलीस्ट आपको 3 महीना देना चाहिए सिर्फ अकेले प्री के लिए, प्री के पहले। बाकी पूरा जो टाइम होगा वो आप प्री और मेंस को साथ में दोगे, इंटीग्रेटेड तैयारी करोगे, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिक्स मिस्टेक है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को नहीं देखना। देखिए रेगुलरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को अपने सामने रखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है।
मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करती है इस एग्जाम के अंदर कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। और इसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी लोग जाएंगे इस वीडियो को यहीं पे देख करके खत्म कर देंगे, लेकिन सिलेबस पे नज़र नहीं मारेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तो इसलिए उनकी तैयारी कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो पाती। 7th मिस्टेक है कोई भी प्लान नहीं होना। देखिए, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, आप सभी ने सुना होगा। तो प्लान आपको कुछ तो रखना चाहिए, आपके पास एक ईयरली प्लान तो होना ही होना चाहिए, यानी प्री के पहले का एटलीस्ट मेंस तक का या प्री तक का आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप किस किस सीक्वेंस में किन किन चैप्टर्स को, किन किन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करोगे, पहले किसको करोगे, ऑप्शनल को करोगे या ऑप्शनल को बाद में करोगे। उसके बाद आपका एक रफली मंथली प्लान आपके पास होना चाहिए कि हर मंथ रफ में आपको टारगेट डिवाइड करना है। हो सकता है आपके टारगेट्स नहीं मैच होंगे, हो सकता है ये जो प्लान है आपको बहुत बार मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम जो है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में ही है। अभी से आपको प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट की आदत होनी चाहिए। जब आप कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, फील्ड के ऊपर जाओगे, तो वहाँ पे आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको एग्जीक्यूशन करना होगा, आप अपनी गलतियों से सीख रहे होगे। तो यहाँ पे अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो आप कैसे समझोगे कि प्लानिंग कैसे काम करती है, प्लानिंग एक्शन में आती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। इस तरह से करके आप नहीं सीख पाओगे और अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप प्री क्वालिफाई भी कर जाओगे बट मेंस में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। तो इसीलिए आपको एक प्लान जरूर बना लेना चाहिए। प्लान हो सकता है आपका पूरा फॉलो नहीं होगा, कट टू कट एकदम एक एक चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बीच में, आपको हो सकता है 10 बार प्लान चेंज करना पड़े। लेकिन यही एग्जाम इसी के बारे में तो है कि आपको प्लानिंग चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, आपको अपने आप को समझना है। 8वीं मिस्टेक ये है कि टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। देखो, टॉपर्स को फॉलो करना चाहिए नो डाउट, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है काफ़ी, आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है, सीखने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन उनको ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना चाहिए कि एक एक चीज़ जो आप वो बता रहे हैं, हो सकता है आपको उनका बैकग्राउंड नहीं मालूम। अब ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस करंट अफेयर्स करो और हो जाएगा। बट हो सकता है कि आपका साइंस बैकग्राउंड ना हो, आप हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो इस टाइम पे आपको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मेरे साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वही वीक हैं, तो पहले आपको एनसीईआरटीज़ के ऊपर जाना होगा साइंस में। 9th चीज़ है कि टीचर्स की भक्ति करना या फिर रॉयल एंट्री वीडियोस हमेशा देखते रहना। आप बेसिकली बात समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह करते ही हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सब लोग ऐसा करते ही हैं। देखो, रॉयल एंट्री वीडियोस देखना शुरुआत में तो अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेटिंग भी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इन सब चीज़ों से मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन आपको अपने रीज़न से ही आएगा। जो नंबर 1 पॉइंट पे बात हुई थी, तो अपने अंदर जो रीज़न है उसको देखो। टीचर्स की ब्लाइंड भक्ति मत करो कि जो टीचर बोल रहे हैं एकदम वही करना है, क्योंकि देखो कोई भी टीचर हो, कोई भी टॉपर हो या मैं ही हूँ, कोई भी हो, 100% किसी को नहीं पता कि ये एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी एग्जाम को क्वालिफाई किया। बहुत ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ब्लाइंडली मत फॉलो करो, थोड़ा अपने आप को समझो, अपने आप को ढालो और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी करो। टीचर्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, थोड़ा अपना दिमाग भी यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। और फाइनल मिस्टेक ये है कि प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ा क्रूशियल मिस्टेक होता है जो बहुत लोग करते हैं कि प्रीलिम्स में जाएंगे, आराम से 55 क्वेश्चन बना के आएंगे। उनको लगता है कि भाई 100 नंबर के लगभग में कट ऑफ जाएगा, 90-100 नंबर का, तो मैं 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ और 55 में से सारे मेरे सही हो जाएंगे या 5 गलत होंगे, तब भी मैं लिस्ट में रहूँगा। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे प्रीलिम्स से। अब बहुत ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि 90-100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, अगर पेपर हार्ड भी आ रहा है तब भी। पेपर पर डिपेंड करता है, अगर पेपर आपका मॉडरेट है तब भी आपको ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ये सब का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप लिस्ट में रहोगे। अदरवाइज अगर आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो चांसेस आप बहुत ज़्यादा गिरा लेते हो। आपको कितना नॉलेज है आप फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जाम के प्रेशर में आप गलती करोगे ही करोगे। और ये एग्जाम यूपीएससी का है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। अगर क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल रहेगा, अगर हर क्वेश्चन आपके सोर्स से आएगा, 55 क्वेश्चन अगर आपके सोर्स से आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पढ़ा हुआ 55 सवाल आ गया, तो आप समझ लो कि या तो आप बहुत बड़े महान इंसान बन गए हो, टॉप 0.00001% में आ गए हो, अदरवाइज आपसे गलती हो रही है क्वेश्चन को समझने में। तो इसीलिए कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रीलिम्स पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। ये सारे मिस्टेक्स थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताए। मैंने बहुत सारी गलतियाँ इसमें से कर रखी हैं, बहुत सारी गलतियाँ मेरे दोस्त, मेरे साथ में जो लोग तैयारी करते हैं या फिर इन जनरल मैं जो माहौल देखता हूँ उससे समझ में आता है कि ये सारी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये सारी गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हो तो हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम हो। 100% गारंटी कोई नहीं लेता, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।